नमस्कार, देश की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले बात यहां पर ऋषभ पंत की करते हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत आज सुबह सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक झपकी लगने से उनका यह हादसा हुआ और उनकी मर्सिडीज अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद उसमें आग लग गई और वो पलट गई। एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर खुद को बाहर वहां से वो निकले। उन्हें सिर, पीठ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। उन्हें इलाज के लिए रुड़की से देहरादून ले जाया गया है। यहाँ के मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बताया कि पंत के माथे पर 2 चोटें आई हैं, घुटने का लिगामेंट टूटा है, दाहिनी कलाई और एड़ी में भी चोट पहुंची है। एमआरआई के बाद उनकी चोट की गंभीरता का पता चल सकेगा। तेज रफ्तार से सड़क के डिवाइडर से टकराती इस गाड़ी की खौफनाक तस्वीरों ने दिसंबर के आखिरी शुक्रवार को और भी दुखद और भयावह बना दिया। रुड़की के पास नारसन बॉर्डर के पास हुए हादसे से भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का बाल बाल बच निकलना एक करिश्मे जैसा ही है। बीसीसीआई ऋषभ और उनके परिवार के संपर्क में है और उसने इस दुर्घटना को लेकर अहम जानकारियां दी हैं। ऋषभ पंत का प्रारंभिक इलाज सक्षम अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी और ट्रॉमा सेंटर में हुआ। ऋषभ के सर पर 2 चोट है, दाहिने घुटने का लिगामेंट टेयर है, दाहिनी कलाई और अंगूठे के अलावा घिसटने की वजह से पीठ पर चोटें हैं। पंत को बाद में देहरादून के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीजों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहां पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। एक बस ड्राइवर ने ऋषभ पंत को अस्पताल पहुंचाया। वो ऐसे अंगड़ाई ही लेके खड़ा हुआ है। मैं भाग के उसकी कॉन्शियस हो गया था थोड़ा। मैं भाग के फिर उसके पास गया। मैंने पूछा, भाई साहब इसके अंदर कोई और भी है क्या, कोई यात्री है क्या? बोला नहीं। मैं कौन ड्राइविंग कर रहा था? बोला मैं तो खुद ही ड्राइविंग कर रहा था। मैंने फिर भी नहीं विश्वास किया मैंने उसको। अच्छा। मैंने फिर उस गाड़ी के चारों तरफ फिर देखा। मैंने देखा ये ठीक है। तो हमारे यात्री ने साथ दिया। अच्छा। वहाँ तो लोकल आदमी कहते हो ये तो मीडिया में कुछ भी कहते रहे कि ये हो गया वो गया, कुछ नहीं था। सिर्फ जो यात्री थे ना हरियाणा के आदमी ने जान बचाई है। हमने देखा जी यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा था। हाँ। तो भाई बाहर निकले हुए पड़े थे गाड़ी से, तो हमने देखा, उन्हें पूछताछ की भाई कैसे हुआ। हाँ। तो बोलने लगे भाई नींद आ गई, नींद की झपकी लग गई थी। पुलिस को बताया, 102 एम्बुलेंस को भी कॉल किया। एम्बुलेंस आई, हम हॉस्पिटल लेके गए भाई को। हाँ। सक्षम हॉस्पिटल जी। हम इस वक्त दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर मौजूद हैं, जहां पर ऋषभ पंत की गाड़ी एक डिवाइडर पर टकराई और डिवाइडर पर टकराने के बाद उस पर आग लग गई और उसके बाद जो गाड़ी की विंड स्क्रीन है उसको तोड़कर ऋषभ पंत एस्केप कर पाई। ये देखिए यहाँ पर ये जो डिवाइडर रेलिंग है पूरी टूटी हुई डिवाइडर रेलिंग है और साथ ही में ये आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी के टुकड़े हैं, टूटे हुए टुकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी के। गाड़ी पर पूरी तरीके से आग लग चुकी थी और वहाँ पर ऋषभ पंत गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़कर किसी तरह बाहर निकल पाए। पुलिस का ये कहना है कि वो बहुत फॉर्चुनेट थे, लकी थे कि वो सरवाइव कर गए, क्योंकि पूरी तरीके से गाड़ी चार्ड हो चुकी थी, पूरी तरीके से गाड़ी जल चुकी थी। ऋषभ पंत के लिए हाल के दिन क्रिकेट के मैदान पर भी अच्छे नहीं रहे हैं। उनको हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया और इसे लेकर विवाद भी हुआ। उन्हें चोट से उभरने के लिए बेंगलुरु के NCA में पहुंचना था, जिसके पहले वो अपनी मां को सरप्राइज देने रुड़की जा रहे थे। लेकिन 25 साल के ऋषभ का सभी फॉर्मेट में बेहद शानदार रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड इस बात का इशारा है कि भारतीय क्रिकेट इस स्टार खिलाड़ी की दुर्घटना नहीं सह सकता। उनके फैंस दुआएं कर रहे हैं कि उनकी इंजरी ठीक हो और वो जल्द मैदान पर लौटकर अपना जलवा बिखेरें।
इस समय वो मैक्स देहरादून में भर्ती हैं, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, उनके MRI और बाकी तमाम स्कैन्स हो रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि उनका जो लिगामेंट है राइट नी का, उसमें चोट आई है और उनकी रिस्ट में, उनके अंगूठे में, उसमें भी चोट आई है। और फ्रैक्चर उन्होंने अपना किया है कि नहीं लेग, वो अभी भी बाकी है पता चल पाना, क्योंकि अभी MRI स्कैन्स के बाद ही ये चीज़ असर्टन हो पाएगी कि उनके राइट लेग में फ्रैक्चर हुआ है या नहीं। फ़िलहाल पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें और फील्ड पर वापस उतरें। रुड़की में कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ वेदांत, NDTV इंडिया। तो एक गाड़ी की तस्वीरें आपने देखी जिसको ऋषभ पंत चला रहे थे, उसकी कैसी हालत इस एक्सीडेंट के बाद हो गई थी। फिलहाल डॉक्टर्स उनकी निगरानी कर रहे हैं उनकी तबीयत की। लेकिन जिस समय यह हादसा हुआ ठीक उसी वक्त हरियाणा रोडवेज की एक बस हरिद्वार से दिल्ली जा रही थी और बस ड्राइवर सुशील मान तुरंत बस को रोककर वहां पर कार के पास पहुंचे और एम्बुलेंस बुलाकर ऋषभ पंत को अस्पताल भेजा। हमारे सहयोगी करमवीर सिंह ने इन सुशील मान से और कंडक्टर परमजीत नैन से बात की। कहते हैं कि जाको राके साइयां तो मार सके ना कोई, और इस बार इस हादसे में साइयां की भूमिका निभाने वाले हमारे साथ हैं सुशील मान और परमजीत जी, जिन्होंने ऋषभ पंत की जान को बचाने में अहम भूमिका निभाई। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या हुआ था। सुनील जी, क्या हुआ था, क्या देखा आपने सबसे पहले? सबसे पहले ये देखा जी, हम हरिद्वार से आ रहे थे। हरिद्वार से जैसे हम गुरुकुल नारसन स्टॉपेज के पास पहुंचे तो हमें स्टॉपेज के पास थोड़ी बस को स्लो करनी पड़ती है, स्टॉपेज सवारी उठाने के लिए, यात्री उठाने के लिए। तो देखा हमें आगे नज़र तो रहती है भाई, गाड़ी दाएं बाएं दोनों आगे पीछे ध्यान रखता है। मैंने देखा भाई वो गाड़ी 300-400 मीटर पहले अनियंत्रित होकर ऐसे डोलती आने लग रही है लाइट दिल्ली साइड से। इतने में 100 मीटर आगे आई ना, वो सीधी वो रेलिंग कूदी। रेलिंग आपने देखी होगी जहाँ पे CCTV कैमरे जहाँ से वो कूदी है, और वो कूदते एक साथ 3 पलटे खाकर वो सीधी बस की तरफ होगी, आमने सामने की। भैया तो भगवान ही बचा सकता है। जैसे ये फासला दीवार दिखा तो मौत हम दिखाई दे रहे थे। ये भी अपना एस्पेक्ट हो गया कुछ मगर देखी जाए। मैंने देखा कि गाड़ी कनेक्टर साइड में चली गई थोड़ी ही। मैंने उसी टाइम, क्योंकि मैं कनेक्टर साइड में थी मेरी बस, मैंने उसको ड्राइवर साइड में कराया। ड्राइवर साइड करते ही वो साइड में निकल गई। निकलते आके फिर वो ड्राइवर टकराई बोनट की साइड से, वो फिर ऐसे घूम गई गाड़ी। अच्छा, देखा तो मैंने गाड़ी में, क्योंकि शीशे हैं दोनों साइड में, कनेक्टर साइड में, ड्राइवर साइड में, मैं दोनों साइड में ध्यान रखता हूँ। उसमें गाड़ी से थोड़ी आग चिंगारी शुरू हो गई थी। मैं तुरंत गाड़ी से कूदा, उस साइड से कही परमजीत कनेक्टर साइड कूद गया। तो मैंने जब उसको ऐसे पकड़ा, इसने परमजीत ने भी, उसके क्यों आधा बाहर था वो। आधा बाहर मतलब कि उनके पैर बाहर थे या शरीर बाहर था? हाँ जी। अच्छा, पैर अंदर थे गाड़ी में। तो जैसे हमने उसको उठा कर, वो फुटपाथ होती है बीच की, उसके बीच में ले गया। मैं ये तो डेड हो चुका है, इसको क्या बचाना तो इसके अंदर क्या पता बच्चे हैं, लेडीज हैं, इनको देखना। क्यों अंधेरा था उस टाइम, बहुत अंधेरा था। तो मैंने देखा उसको। कितने बजे का ये 5:14 की बात हो। अच्छा, लेकिन जो आपने गाड़ी में आग कब लगी थी? उसी टाइम लगी थी वो, जब वो 3 पलटे खाई ना, उस टाइम उसकी गाड़ी में आग लग चुकी थी। अच्छा जी। और ऋषभ पंत की बॉडी में कहाँ चोट? उसके चेहरे पे चोटें हैं, यहाँ खरोचे हैं, यहाँ मतलब ब्लीडिंग हो रही थी। पता नहीं था भाई, चेहरे मुंह के अंदर से ब्लीडिंग आ रही है या सर में चोट है, खून आ रहे थे। पीछे चोटें थी उसको। एक पैर फ्रैक्चर था उसका, शायद हमारे को तो लगा टूट गया। 15 मिनट के अप्रोक्सीमेट एम्बुलेंस आ गई थी। तो उसको सामान और उसको एम्बुलेंस, जो उसका सामान था, पैसे थे इकट्ठे करके हमने। गाड़ी में क्या क्या था उसकी ये नहीं पता, गाड़ी में कुछ नहीं पता सर। जो पैसे बार मिला ना, वो हमें बता दिया। 5-6 हजार रुपए थे। और वो चुगने लग रहे थे पैसे को। सामान था, थोड़ा हमने कपड़े उनसे, वगैरह कौन थे। चुग रहा था? वहाँ के जो लोकल है, अच्छा, आगे थे, उनसे लेके हमने वो पैसे ऋषभ पंत के हाथ में रख दिए थे। और उसका एक सूटकेस था जिसमें उसके कपड़े थे थोड़े बहुत, कुछ खिंड चुके थे, वो हमने एम्बुलेंस में रख दिए थे। तो देखिए, तकदीर ने ऋषभ पंत को बचाना था। शायद उनको अभी भारत के लिए और क्रिकेट खेलना है। विकेट के पीछे उछल कर फिर कैच पकड़ेंगे ऋषभ पंत, घूम कर छक्के लगाएंगे, ताकि वो दोबारा से क्रिकेट के प्रेमियों को रोमांचित कर सकें। और हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि ऋषभ पंत स्वस्थ हों और दोबारा से क्रिकेट खेलें। NDTV के लिए मैं करमवीर सिंह चिकारा, हरियाणा से। तो अब वेदांत के पास हम चलते हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल जुड़ गए हैं। वेदांत, कई चोटें लगी हैं ऋषभ पंत को, उनकी कलाई में, घुटने में चोट बताई जा रही है। एक तो आप ये बताइए कि अभी ऋषभ पंत की तबीयत कैसी बताई जा रही है, और दूसरा, रिपोर्ट्स आई हैं क्या, कितनी गंभीर हैं ये चोटें?
ताबिश, हम इस वक्त देहरादून के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर इस समय ऋषभ पंत अंदर ही एडमिटेड है। और हमें सूत्रों के हवालों से ये पता चला है कि जितने भी स्कैन्स हुए थे ऋषभ पंत के, MRI और तमाम जितने CT स्कैन और बाकी स्कैन्स जो हुए थे, उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और सारी स्कैन्स पे ये पता चला है कि कोई भी अंदरूनी चोट, इंटरनल इंजरी नहीं है। ये एक खुशखबरी है। और हमें ये भी बताया जा रहा है कि कल चांसेस हैं कि ऋषभ पंत को यहाँ से ऋषभ पंत को अब आगे एडमिट नहीं किया जाएगा और ऋषभ पंत को यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा। यही हमें लेटेस्ट पता चल रहा है इस वक्त। और डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उनको कल। स्कैन सारे कंप्लीटेड हैं, अंदरूनी चोट कोई नहीं आई है, लेकिन उनका जो राइट नी का लिगामेंट है उसमें चोट आई है। साथ ही उनके माथे पर, फोरहेड पर 2 कट्स हैं, ये BCCI ने भी कंफर्म किया है। और उसके अलावा उनकी रिस्ट पर और उनके अंगूठे पर, दाहिने पैर के अंगूठे पर भी चोट आई है। इसके अलावा तमाम बर्न इंजरीज़ जो हैं वो उनकी बैक पर आई हैं। हमने आपको सुबह से तस्वीरें दिखाई उस गाड़ी की जो पूरी तरीके से जल चुकी थी। इनफैक्ट जो एक्सीडेंट स्पॉट था वहाँ से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो बर्न इंजरीज़ हैं वो कितनी सीवियर होंगी। तो इस समय डॉक्टर्स का जो फोकस है वो यही है कि उन बर्न इंजरीज़ को जल्द से जल्द ट्रीट किया जाए। और अभी जो हमें लेटेस्ट ये पता चल रहा है कि अंदरूनी चोट कोई भी नहीं आएगी और ये चांसेस है कि कल ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। शुक्रिया वेदांत आपका इस सब जानकारी के लिए। तो एक राहत की जानकारी वेदांत यहाँ पर दे रहे थे कि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें अंदरूनी चोट नहीं है ऋषभ पंत को, और शायद ज़्यादा वक्त तक उनको अस्पताल में भी ना रहना पड़े, और ये थोड़ी सी राहत की बात है। और आप देखिए, इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे से व्यथित हूं, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता की कामना करता हूं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, टीवी कलाकार तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी शेजान खान की पुलिस हिरासत अदालत ने 1 दिन और बढ़ा दी है। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से 2 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी थी। वहीं दूसरी तरफ मौत की गुत्थी सुलझाने की दिशा में मुंबई पुलिस तेजी से जांच आगे बढ़ा रही है। मुंबई पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तुनिशा की मां वनिता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शेजान खान और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वनिता शर्मा ने कहा कि शेजान खान ने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया। मां ने आरोप लगाया कि शेजान ने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा था। वनिता शर्मा ने आशंका जताते हुए कहा कि यह हत्या का मामला हो सकता है। उन्होंने कहा कि तुनिशा को डिप्रेशन नहीं था, वो घंटों काम करती थी और वो बहुत संवेदनशील लड़की थी। शेजान को जब तक सजा नहीं मिलती मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। शेजान ने तुनिशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया मम्मा मेरे को शेजान से है और शेजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शेजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं, आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शेजान से पूछा कि ये क्या है। शेजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता। मेरे को तुनिशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शेजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शेजान से बात की, मैं क्या शेजान ये क्या है कि तूने तुनिशा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा बच्चा गया, मेरा सब कुछ खत्म हुआ है, मैं अकेली रह गई हूँ। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सुनील, यहाँ पर तुनिशा की जो मां है उन्होंने तो गंभीर आरोप इस मामले में लगाए हैं। यहाँ पुलिस जांच कहां तक पहुंची है और क्या बातें अब तक यहाँ पर इस मामले में स्पष्ट हो पाई हैं? देखिए, पुलिस तो अभी तक किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है। आज का अगर हम रिमांड कॉपी आज की देखें तो उसमें एक बात जो लिखी है कि सीसीटीवी के जरिए पुलिस को जो जानकारी मिली है, जो दिख रहा है उसमें कि 15 मिनट कुछ तो हुआ है वहां पर खुदकुशी के पहले। उसमें शेजान खान निकलकर जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। दरवाजे तक जो है कि तुनिशा आ रही है, लेकिन दरवाजे से फिर वो वापस चली गई
और बाद में वो अपने कमरे में गई, अपने कमरे में उसने मोबाइल फ़ोन रखा है और फिर सीजान के मेकअप रूम में गई है और वहाँ पर खुदकुशी कर ली है। तो वो जो 15 मिनट था उसमें दोनों के बीच एक तरह से गर्मा गर्मी हुई है, बात हुई है, बहस हुई है, लेकिन वो क्या हुई है और किस बात को लेकर हुई है ये जानकारी अभी तक पुलिस सीजान खान से उगलवा नहीं सकी है। जबकि 6 दिन पुलिस हिरासत में हो चुके हैं, पूछताछ कर चुकी है। अब सिर्फ उसके पास 1 दिन और पुलिस हिरासत मिली है और उसके पास सवाल ज़्यादा है, वक्त कम है, क्योंकि आज जो है कल वैसे तुनिशा की मां ने जो बयान दिया था उसमें कई संगीन आरोप उन्होंने लगाए। मसलन ये कि उनको लग रहा है कि ये हत्या भी हो सकती है, क्योंकि जो शव उतारने में तुनिशा को उतारने में सीजान खान ही था, तो उसने क्या किया होगा, उसने उतारने में भी देरी की होगी। दूसरा आरोप लगाया कि उसने 15 दिन पहले जब ब्रेकअप हुआ था, जब चैट की बात का खुलासा हुआ था दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ में, तब उसने तुनिशा को थप्पड़ भी मारा था सीजान ने। इसके अलावा सीजान का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था या उसको अपने वश में कर लिया था उसने। जो बातें माँ मना करती थी, जो माँ को पसंद नहीं था, वो सब जो है कि तुनिशा करने लगी थी। तो इस तरह के ऐसे संगीन और गंभीर आरोप हैं और वक्त बहुत कम है, इसलिए नतीजे पर पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन ग्वालियर पुलिस अभी तक नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है। लगभग 26 लोगों का बयान दर्ज हो चुका है। सीजान के मोबाइल फोन से मिले जो चैट हैं उनको खंगाले जा रहे हैं, डिलीट चैट अभी तक रिट्रीव नहीं हो पाया है। तो ऐसी बहुत सी भी बातें हैं जिनका जवाब पुलिस के पास नहीं है, वो फिलहाल तलाश में जुटी हुई है। लेकिन ये जो आरोप यहाँ पर तुनिशा की मां ने यहाँ सुनील जी लगाया है कि हत्या का मामला भी ये हो सकता है, पुलिस का इसको लेकर क्या कहना है? क्या वो इस एंगल से भी देख रहे हैं यहाँ पर जांच में, या फिर सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला ही है? देखिए, पहले दिन से हमारी जो पुलिस से बात हो रही है और लगातार जो बातें हो पा रही है, अब उसमें ये बात बहुत खुलकर सामने है और स्पष्ट है कि तुनिशा ने जिस कमरे में खुदकुशी की वो दरवाजा अंदर से बंद था और दरवाजा तोड़ने में 4 से 5 लोग थे, उसमें सीजान भी था और बाद में सभी लोग अंदर गए हैं, उन्होंने लटके हुए उसको फंदे से देखा और उसे उतारा। तो हत्या की बात अभी तक कहीं ना कहीं पुख्ता होती नजर नहीं आ रही है पुलिस के जांच के मुताबिक। रही बात लव जिहाद की, पुलिस अभी तक उससे भी इनकार करती रही कि ऐसा कुछ जांच में सामने नहीं आया है, लेकिन अब मां ने जब इस तरह का बयान दिया है और थप्पड़ मारने की बात भी सामने उभर कर आई है, तो अब पुलिस नए सिरे से ये जो दबाव वाली बात है, क्योंकि आज रिमांड कॉपी में पुलिस ने इस बात को लिखा है कि वो हिजाब पहनने के लिए दबाव डाल रहा था, वो उर्दू भी उसे सीखने के लिए कह रहा था। तो ये जो मामले हैं ये न कहीं उस आरोप की तरफ इशारा करते हैं जिसमें अब पुलिस उस सवालों की तरफ जा रही है उसका जवाब तलाशने के लिए, क्योंकि अब उसने उसको रिमांड कॉपी में लिख दिया है। मतलब कहीं न कहीं पुलिस उस लाइन पे भी अब अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। चलिए, अब पुलिस को 1 दिन की कस्टडी और मिली है यहाँ पर। अब देखते हैं किस तरह से जांच आगे बढ़ती है और क्या बातें अब इसमें जो है स्पष्ट होती हैं पुलिस की जांच के साथ साथ। शुक्रिया आपका सुनील जी सब जानकारी के लिए। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक सफाई कर्मचारी की पिटाई बीजेपी विधायक अभय वर्मा की मौजूदगी में हुई और इसका एक वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित सफाई कर्मी ने अब अपनी आपबीती बताई है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी विधायक के घर धरना प्रदर्शन कर रही है। शरद शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर से बीजेपी विधायक अभय वर्मा के घर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक ने बुधवार को एक सफाई कर्मी की पिटाई की और बीजेपी दलित विरोधी है। किस प्रकार से सफाई कर्मचारी जो दिल्ली की सड़कों को सुबह 6 बजे उठ के जब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं वो सड़कों पे जाके सफाई करने का काम करता है। आपने एक व्यक्ति को केवल इसलिए मारा कि वो सफाई कर्मचारी है, वो दलित है, वो पिछड़ा है, इसलिए आप उसको मारोगे। ये मानसिकता काम नहीं करेगी। और मैं अभय वर्मा को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि दलित समाज इस घटना को भूलेगा नहीं। आज वो सफाई कर्मचारी के साथ पूरा दिल्ली का दलित समाज खड़ा हुआ है। बुधवार सुबह लक्ष्मी नगर में किशन कुंज झुग्गियों के पास एक बंद टॉयलेट खुलवाने के लिए बीजेपी विधायक अभय वर्मा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। वीडियो में बीजेपी विधायक अमित कुमार नाम के सफाई कर्मी को धकियाते हुए, जबकि उनके साथ के लोग सफाई कर्मी को जमकर थप्पड़ लगाते दिखे। सफाई कर्मी अपनी आप बीती बता रहे हैं, लेकिन इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते। हमारे स्टोर रूम है, उसमें हम ताला लगा रखते हैं, बेलचे फावड़ी वावड़ी झाड़ू वाड़ू रखी जाती है हमारी। तो उल्ले वाले का बाथरूम की कुंडी लगी हुई थी,
तो ये झुग्गी वाले पब्लिक वाले बेसके कह रहे हैं, तो हमेशा ऐसे रहता, हमेशा ऐसे रखता। और मुझे फिर उधर से ही मैं भागा, उधर से चाबी लेना, तो उधर से ही मेरा चांटे बजाने शुरू कर। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सब कार्रवाई क्या चाहते हैं, हम गरीब आदमी, हम क्या कार्रवाई चाहेंगे? तो आप कुछ कार्रवाई नहीं चाहते? इस मामले में बीजेपी विधायक अभय वर्मा कह चुके हैं कि उनके क्षेत्र में झुग्गी वालों ने शिकायत की थी कि टॉयलेट में हमेशा ताला लगा रहता है और वहां शराब स्टोर करके रखी जाती है, इसलिए वो वहां गए थे लेकिन मारपीट नहीं की। हमेशा बंद रहता था टॉयलेट ये। अच्छा। और हमें परेशानी होती क्योंकि हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है कि घर में हम बाथरूम वगैरह बना सके। अच्छा। तो हम गवर्नमेंटली यूज करते थे, तो इसी वजह से हमें परेशानी होती थी, कभी ऊपर भी जाते थे कभी नीचे भी। तो ये वाली बात भी विधायक जी को कही थी आप लोगों ने कि ये टॉयलेट खुलना चाहिए, सबको थोड़ी सुविधा हो। अच्छा। तो हम लोगों के कहने से नहीं खुलता था। हाँ। तो उन्होंने बोला खोलने के लिए। अच्छा। तो अब उसके पीछे राज कुछ और निकल गया। अच्छा ठीक है, तो तब लेकिन उसके बाद से अब खुला हुआ है? जी अभी खुला हुआ है। टॉयलेट से थोड़ी शराब निकली है? नहीं, वहाँ पहले रखा था कोई। लेकिन ये आप लोगों की शिकायत थी कि वो टॉयलेट बंद रहता है वहाँ पर, आप लोगों को असुविधा होती है। सफाई कर्मी पर भी आरोप लगे हैं, बीजेपी विधायक पर भी आरोप लगे हैं और दोनों ही पक्ष फिलहाल अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। ये बात अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से सफाई कर्मी की यहीं पर पिटाई हुई, ये लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र का काम है। हमें समझना होगा कि लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में कितना बड़ा अंतर है और हमें लोकतंत्र चाहिए, भीड़ तंत्र नहीं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बिहार में एक नाव हादसा हुआ है जिसमें 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसकी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिहार में पटना के मनेर में गंगा नदी में नाव पलटने से 7 लोग लापता हो गए हैं। नाव में कुल 14 लोग सवार थे और नाव एकदम किनारे पर आकर यहां पर डूबी। 7 लोग तो तैरकर बाहर आ गए, लेकिन 7 की तलाश चल रही है। एनडीआरएफ के जवान लापता लोगों को तलाश रहे हैं। इस नाव पर घास लदी हुई थी और ये हादसा जब हुआ तो उसके बाद 7 लोग जो है लापता हो गए हैं, जिनको तलाशा जा रहा है। भारतीय कफ सिरप पीने के चलते 18 बच्चों की मौत के उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद अब नोएडा के मेरियन बायोटेक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तमाम दवाओं के उत्पादन पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। आगे की जांच को लेकर दवाइयों के सैंपल को चंडीगढ़ के रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजा गया है। मेरियन बायोटेक में तमाम दवाइयों के बनाने पर पूरी तरह से रोक। उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद भारत सरकार ने फैसला किया है। दरअसल उज्बेकिस्तान सरकार का आरोप है कि नोएडा की इस कंपनी के कफ सिरप डॉक 1 मैक्स को पीने से वहां 18 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और यूपी स्टेट ड्रग कंट्रोलर की साझा जांच में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत आने वाले क्वालिटी सिस्टम को मेरियन बायोटेक फार्मा में ढीला पाया गया। मेरियन फार्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा गया है कि क्यों ना आपका लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जाए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया है कि सिर्फ डॉक 1 मैक्स में मिलावट की खबरों के बाद सीडीएससीओ की टीम ने जांच के बाद गुरुवार रात से नोएडा के मेरियन बायोटेक के सभी दवाइयों के उत्पादन पर रोक लगा दी है, जबकि आगे की जांच जारी है। मेरियन बायोटेक पिछले 10 साल से एक उज्बेकी कंपनी के जरिए उज्बेकिस्तान को दवाई निर्यात कर रहा है। इस मामले के बाद वहां की सरकार ने दवा आयात करने वाली उज्बेकी कंपनी और इस कफ सिरप की टेस्टिंग करने वाली सरकारी लैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। ये सिरप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के और तय मात्रा से ज्यादा बच्चों को दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। दवाई को लेकर पहले गाम्बिया और अब उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद
भारत सरकार विचार कर रही है कि अलग अलग विभागों की ऐसी कमेटी बनाई जाए जिससे इस तरह की शिकायतों का निस्तारण जल्दी हो पाए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कंपनी पर नहीं पूरे देश पर उठता है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा का एजेंडा सेट कर दिया है। बीजेपी दोनों ही चुनावों में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी। मंडिया ओल्ड मैसूर रीजन में आता है, यानी वोकालिगा यानी देवेगौड़ा का गढ़ है। इस क्षेत्र की 55 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर है, क्योंकि बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक इस बार कमजोर दिख रहा है। मद्दूर के पास अमित शाह और जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा एक ही मंच पर दिखे, लेकिन कुछ ही देर बाद तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मंडिया में अमित शाह ने जेडीएस और कांग्रेस को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद फैलाने वाली पार्टी कह दिया। उनका पूरा फोकस अगले साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों पर नजर आया और उन्होंने एजेंडा साफ कर दिया कि राम मंदिर ही विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मुद्दा होगा। राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बाबर के जमाने से ये राम मंदिर बनता नहीं था, कांग्रेस उसको कोर्ट में अटका कर पड़ी थी। मोदी जी ने 2019 में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया और युवाओं, मैं आपको बताने आया हूं, 1 जनवरी 2024 का रिजर्वेशन अयोध्या का करा लीजिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर महापौर बनकर तैयार हो जाए। 2018 में भी अमित शाह ने मंडिया से ही चुनाव अभियान शुरू किया था। इस बार बीजेपी का फोकस वोकलिगा बाहुल्य ओल्ड मैसूर क्षेत्र के 8 जिलों पर है, क्योंकि लिंगायतों में गुटबाजी की वजह से बीजेपी की उन पर पकड़ कमजोर हुई है। साथ में जनार्दन रेड्डी ने भी बगावत कर दी। कल्याण कर्नाटक के आधे दर्जन जिलों पर रेड्डी की पकड़ है। भले ही उनकी पार्टी न जीते, लेकिन वो बीजेपी का ही वोट काटेंगे। ऐसे में ओल्ड मैसूर क्षेत्र में बीजेपी सेंधमारी की कोशिश कर रही है। आप सभी को हाथ जोड़कर एक विनती करने आया हूं कि इस बार मांडिया मैसूर क्षेत्र की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी की नजर भी इस क्षेत्र पर है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा का 50% से ज्यादा हिस्सा इसी मैसूर मंडिया क्षेत्र से होकर गुजरा। हालांकि सीटों के मामले में इस इलाके की 55 सीटों में कांग्रेस कुछ ही सीटों से जेडीएस से पिछड़ती है, लेकिन कुमारस्वामी अपने इलाके में सेंधमारी की कोशिश को गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे हैं। उनको रैली करने दो, वो भी पार्टी के नेता हैं। उसमें क्या परेशानी है? लोटस मुरझा रहा है, अब वो कैसे खिलेगा? कमल के मुरझाने का समय आ गया है। प्रकृति का नियम है कि जो खिलता है वो मुरझाता भी है। कमल का भी वही हाल है, मुरझाने का टाइम नजदीक आ गया है। मुद्रोग काल प्रारंभ प्रतियೊಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ। जेडीएस का जनाधार इसी ओल्ड मैसूर रीजन में है। जेडीएस को लगता है कि 30 से 35 सीटें अगर वो जीतती है तो त्रिशंकु विधानसभा होने की सूरत में बगैर उसके समर्थन के अगली सरकार का गठन यहां नहीं हो सकता। ऐसे में ओल्ड मैसूर रीजन में इस बार कांटे की टक्कर होने जा रही है, क्योंकि तीनों ही पार्टियां जोर आजमाइश में जुट गई। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पहले माफिया अपराधियों को सिंघम बनकर ललकार रहे थे। आजकल नायक अवतार में मंच से उन्हें निलंबित कर रहे हैं, पद से हटा रहे हैं। पिछले 30 दिनों में
हर दिन औसतन एक अधिकारी पर उन्हें कार्रवाई उन्होंने की है, वो भी मंच से। हालांकि जब 2 अधिकारी कोर्ट पहुंचे तो न सिर्फ उन्हें राहत मिली बल्कि सरकार के अधिकार को भी कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया। इन दोनों को तत्काल प्रभाव से मैं सस्पेंड करता हूं। सरकार योजना बनाए और कोई बीच में ही खा जाए तो बताओ उसको छोड़ना चाहिए क्या? जिला योजना अधिकारी को सस्पेंड करता हूं। मैं जनपद पंचायत सीओ सेंधवा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निगरानी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं। अधिकारियों के बाद सीधे कलेक्टर पर कार्रवाई। देखो मैं किसी का अपमान नहीं करता, मैं वो शासकीय कर्मचारी और अधिकारी जो बेहतर काम करते हैं उनका हमेशा स्वागत और सत्कार करता हूं। निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं। एक तहसीलदार है, जमीनों की गड़बड़ों की खबरें मेरे पास आ रही है और बाकी कई गड़बड़ें मैं उनकी जांच भी करवाऊंगा, कमिश्नर पूरी जांच करे और मैं जो पदस्थ तहसीलदार है उसको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। इनकी जांच भी पूरी की पूरी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुखिया इन दिनों बदले बदले से हैं। सीधे सहज सरल दिखने वाले शिवराज किसी भी गांव, तहसील, शहर पहुंचकर तेवर सख्त कर लेते हैं। मंच से तो कभी जनता के बीच से घूम घूम कर अधिकारियों को सजा दे रहे हैं। हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट ने निलंबन से मंच लूटने की इस कला पर कैंची चला दी है। छिंदवाड़ा के सीएमएचओ 9 दिसंबर को निलंबित हुए, कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी और सरकार पर सख्ती दिखाई। ये पाया गया कि यह तरीका निलंबित करने का उचित नहीं है और जो अधिकारी है उनके द्वारा सही कारण लेख न करते हुए बेवजह याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया है। और आज माननीय उच्च न्यायालय की बेंच द्वारा श्री जीसी चौरसिया के निलंबन आदेश को एवं उनके स्थान पर जिसको करंट चार्ज दिया गया था, दोनों आदेशों को स्थगित कर दिया गया है। चौथी बार के मुख्यमंत्री और 15 साल से ज्यादा सत्ता पर काबिज होने के बाद भी शिवराज का ये डायरेक्ट एक्शन कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। वहीं बीजेपी खुश है। मध्य प्रदेश के सारे नेताओं को अनिल कपूर बनने का शौक चर्राया हुआ है और मैं हूं ना की तर्ज में वो उस प्रदेश में ताबड़तोड़ अभिनय कर रहे हैं। आप बताइए कि अगर 15 साल की सरकार जो है लापरवाह को ये नहीं मालूम है कि सस्पेंड करना मुख्यमंत्री का काम नहीं है। ये जो है इसका मतलब है कि आप मुख्य सचिव से काम नहीं ले रहे हैं। ये मुख्य सचिव का काम है। आपके इनपुट जो चैनल हैं वो आपकी बंद हैं, आपके पास सूचनाएं नहीं आ रही हैं। निश्चित रूप से चुनावी स्टंट है, लेकिन ये स्टंट को पब्लिक समझती है। मध्य की जनता जनार्दन की सेवा में किसी प्रकार की बाधा कोई भी उत्पन्न करेगा, चाहे वो प्रशासन का अंग हो, अधिकारी हो, कर्मचारी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस को थोड़ा सा अपने बौद्धिक दिवालियेपन पर ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो सतत रूप से सक्रिय हो, लगभग 20 घंटे प्रतिदिन शिवराज जी श्रम करते हैं और उनके श्रम को यदि कांग्रेस को लोग स्टंट समझते हैं तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। मैं छिंदवाड़ा सीएमएचओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। वैसे सरकार तो सरकार है। छिंदवाड़ा के मामले में सीएमएचओ डॉक्टर चौरसिया के वकील का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उनके मुवक्किल की बहाली नहीं हुई है। उल्टा पहले एक ऑडिट टीम भेज दी गई है। सरकार योजना बनाए और कोई बीच में ही खा जाए तो बताओ उसको छोड़ना चाहिए क्या? और इसलिए मंच से हुंकार एक बात है। जमीन पर एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 2020 की तुलना में 2021 में भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के पकड़े जाने के मामले 65% तक बढ़ गए। ये भी और बात है कि बावजूद इसके 280 अफसरों के खिलाफ सरकार ने जांच की मंजूरी तक नहीं दी। शायद इसलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार सूचकांक में 180 देशों में भारत को 85वें नंबर पर रखा है। जनता को परेशानी हो तो बताओ उसको दंड दिया जाना चाहिए कि नहीं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मंच लूटना और गद्दी पर बैठना दोनों बखूबी आता है। शायद तभी कोर्ट ने बाकायदा सीडी देखकर उनके मंच लूटने की कला पर कैंची चलाई और कहा कि निलंबन का ये तरीका ठीक नहीं। भले ही कानून में लिखा है कि निलंबन का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास ही है, वो भी जांच के बाद, बावजूद इसके
सरकार ने एक नया पैंतरा चल दिया है ना असरदार। यही तो है सरकार। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज निधन हो गया। पीएम मोदी अपनी मां को अंतिम विदाई देने गांधीनगर पहुंचे। पीएम मोदी ने अपने भाइयों के साथ मां हीराबेन को कंधा दिया और मुखाग्नि दी। इस मौके पर पीएम मोदी के परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद रहे। इसके पहले आज सुबह 3:30 बजे हीराबेन का निधन हुआ और वो अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबा को दी अंतिम विदाई। शुक्रवार सुबह अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार तब उपस्थित था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उद्योगपति गौतम अडानी सहित कुछ जानी मानी हस्तियां भी। प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट कर अपनी मां को श्रद्धांजलि दी, याद किया। एक सदी तक चलती रही मां। हीराबा महसाणा के विसान सागर में पैदा हुई थीं। दामोदर दास मोदी से उनका विवाह हुआ। एक बेटी हुई, 5 बेटे। 6 बच्चों में प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर है। मां से उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा। वे हर जन्मदिन पर मां के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेते। इस साल अपनी मां के 99 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि कितना मुश्किल उनकी मां का बचपन रहा था। बहुत कठिन था मां का जीवन। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद कैलिफोर्निया के फेसबुक हेडक्वार्टर में अपनी मां के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री की आंख में आंसू आ गए। मजदूरी कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर अपने जीवन मूल्यों के लिए अपनी मां को श्रेय दिया है, चाहे वो गरीबों की सेवा हो या भ्रष्टाचार का विरोध हो। नवंबर 2016 में यह वीडियो सामने आया। नोटबंदी के बाद 95 साल की हीराबा गुजरात के गांधीनगर के एक बैंक के बाहर व्हीलचेयर से आईं। उन्हें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने थे। वो लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। प्रधानमंत्री की मां के देहावसान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। दूसरे दलों के नेताओं ने भी। विदेशों से भी श्रद्धांजलि संदेश आए, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा के मुताबिक कोई सरकारी कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी अपने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 1923 में जन्मी हीराबा ने भारत में अंग्रेजों को राज करने से लेकर अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है। गरीब तबके से आने के बावजूद संघर्ष कर उन्होंने अपने बच्चों को हौसला दिया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जब भी गुजरात आते थे अपने मां के लिए समय निकालते थे, लेकिन इस बार वो गुजरात उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे और शायद ये कमी उन्हें हमेशा खलेगी। गांधीनगर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित पशरा, NDTV इंडिया।